अनुपम जी, हमारे देश में डॉक्टर को भगवान का रूप माना जाता है, लेकिन यूपी का एक डॉक्टर जिहादी मानसिकता का डॉक्टर जिहाद फैलाने की कोशिश कर रहा था। केजीएमयू मामले में अनुपम जी इस समय सबसे बड़ी खबर आ रही है। सबसे पहले तो जो जांच है वो यूपी एसआईटी करेगी, लेकिन जिस मामले में अपर्णा यादव को फंसाने की साजिश चल रही थी, अब उस मामले में योगी के हाथ ऐसे सबूत लगे हैं। योगी की टेबल पर एक ऐसी फाइल पहुंची है कि जो भी इस गिरोह में शामिल थे, अब उनको मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। वहां का जो डॉक्टर था रमूजुद्दीन, जिसे पकड़ा गया है, कैसे वो हिंदू महिलाओं को स्पेशल टारगेट करता था, हिंदू बहन बेटियों को टारगेट करता था, उसके बाद उनका धर्मांतरण कराता था। 5 दिन इस केस को दबाने की कोशिश की गई, लेकिन अब ये केस ना तो दबेगा। केस की फाइलें खुलेंगी, केस की एक एक परतें खुलेंगी, फाइल योगी की टेबल पर पहुंच गई है। अनुपम जी मेरे साथ हैं। अनुपम जी, क्या अपडेट आ रही है इस केस को लेकर, क्या चल रहा है? क्या अनुपम जी माना जा सकता है कि अब वो समय आ गया है जिस पर बुलडोजर कार्रवाई तय मानी जा रही है? क्या योगी के हाथ कुछ ऐसे सबूत लग गए हैं जिन्हें लेकर कहा जा रहा है कि अब इस मामले में योगी किसी को छोड़ने वाले नहीं? देखिए संदीप, ये जो पूरा मामला है केजीएमयू प्रकरण, ये कोई बहुत हल्का मामला नहीं है। जितना आसानी से इसको अभी तक इग्नोर किया जाता रहा है, ये उससे मतलब इग्नोर करने की वजह से ये मामला और बड़ा हो गया। अगर इस पूरे मामले में कार्रवाई पहले दिन से हो जाती तो शायद ना तो अपर्णा यादव को वहां जाने की जरूरत पड़ती और ना ही योगी आदित्यनाथ तक इस पूरे मामले की शिकायत पहुंचती। अब इसमें 2 चीजें समझने वाली बात है। एक तरफ क्या तो एक धर्मांतरण का केस है, और केजीएमयू के यानी किंग जॉर्ज यूनिवर्सिटी के एक स्टाफ पर ही ये आरोप है। आरोप बहुत गंभीर है। आरोप ये है कि उसने वहां काम करने वाली कई हिंदू नर्सेज और वहां पर कई स्टाफ को, जो महिलाएं थीं, जो लड़कियां थीं, उनको बहलाया, फुसलाया और धर्मांतरण के लिए उकसाया। और इसके कई सबूत हाथ लगे हैं पुलिस की जांच में। जो पीड़िता ने अपनी शिकायत दर्ज कराई थी, उस जांच में कई सबूत हाथ भी लगे हैं। अब चूंकि इस पूरे मामले का जो आरोपी है रमीज, उसकी पहुंच केजीएमयू के बहुत अंदर तक है। मतलब ये समझ लीजिए आप कि जो मेडिकल यूनिवर्सिटी के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, उन तक रमीज, आरोपी रमीज की पहुंच है। रमीज का मॉडस ऑपरेंडी जब आप जानेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे, हमारे दर्शक भी हैरान रह जाएंगे। मामला इसलिए बहुत सीरियस है। देखिए, वो मेडिकल कॉलेज है, वहां पर मेडिकल यूनिवर्सिटी है, तो वहां पर बच्चों को, खासतौर पर उत्तर प्रदेश के बच्चों को डॉक्टर बनाने का सपना दिखाया जाता है और उस सपने को पूरा किया जाता है। हिंदू परिवार की लड़कियां वहां डॉक्टर बनने के लिए गई थी, लेकिन ये जो आरोपी रमीज था, इसने हिंदू महिला रेजिडेंट डॉक्टरों और नॉन मेडिकल स्टाफ, उन सारे के ऊपर पहले तो उनसे प्रेम संबंध का झांसा देकर उनका यौन शोषण किया। ये आरोप है उसके ऊपर। फिर उसने कई पीड़ित ने आरोप लगाया है कि शादी का लालच देकर धर्मांतरण करवाया। अब मुझे नहीं पता कि हमारे दर्शकों में से कितने लोगों ने द केरला स्टोरी देखी होगी। वहां पर पहले क्या होता है लड़कियों के साथ, और फिर उन्हें कैसे धर्मांतरण के लिए शादी का झांसा देकर मजबूर किया जाता है, उस फिल्म में बहुत अच्छे से ये ताना बाना दिखाया गया है। तो बात ऐसी थी कि जब रमीज पर सारे आरोप एक के बाद एक लगने लगे, तो एक और जानकारी सामने आई कि वो पहले तो लव अफेयर वाले रिलेशन में आता था, फिर उसके बाद शादी का झांसा देकर या कुछ लालच देकर लड़कियों को बहला फुसलाकर धर्मांतरण के लिए उकसाता था। अब जो पीड़िता है, जिसने ये हिम्मत दिखाई कि रमीज के खिलाफ उसने शिकायत के लिए कदम बढ़ाए, उसने आरोप लगाया है कि शादी की बात उठाई तो पता चला कि रमीज पहले से शादीशुदा है। और जब ये बात चूंकि पीड़िता ने बहुत गंभीरता से ले ली और इस पूरे प्रकरण को कानूनी रूप से लड़ाई लड़ने का उसने मन बनाया पूरे प्रकरण में, तब रमीज उस पर दबाव बनाने लगा, परेशान करने लगा। पैथोलॉजी विभाग की महिला रेजिडेंट, जो कि पश्चिम बंगाल की रहने वाली है, उसने कहा है कि सितंबर 2025 में उसके ऊपर दबाव डाला गया, जहां प्रेम के बहाने निकटता बढ़ाई गई और फिर बाद में निकाह और धर्म बदलने यानी धर्मांतरण की मांग की गई। अभी इस पूरे मामले की जांच के लिए एक कमेटी बनाई गई थी और कमेटी ने इस बात की पुष्टि की है। कमेटी को इसके पूरे प्रमाण मिले हैं कि विभागीय प्रोफेसर्स ने रमीज को बचाने के लिए, अब मैं अपर्णा यादव पर आता हूं, लेकिन पहले ये आप समझिए रमीज की पहुंच
कि विभागीय प्रोफेसर्स ने मामले को दबाने की कोशिश की, रमीज का फेवर किया, और उनको पता था कि रमीज पहले से ही इस धर्मांतरण के खेल को बढ़ावा दे रहा है केजीएमयू में, लेकिन कोई बोलने को तैयार नहीं था। अभी रमीज के खातों की जांच हो रही है। क्या प्रोफेसर्स को उसने पैसों का लालच देकर चुप कराया? कैसे वो प्रोफेसर्स को साइलेंट कर देता था? और वीसी तक पर बहुत गंभीर आरोप लग रहे हैं। अब मैं आपको एक बहुत बड़ी बात संदीप बताने जा रहा हूं, जो कि अपर्णा यादव से जुड़ी हुई है। अपर्णा यादव वहां गई, चूंकि वो राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं, तो इस नाते उनका ये फर्ज बनता था। एक महिला ने बहुत गंभीर आरोप लगाया था। आरोप दो तरीके से थे। एक तो क्या शादी का झांसा देकर जबरन धर्मांतरण का आरोप, और दूसरा ये कि उस पर अब दबाव डाला जा रहा है, उस पर उसको धमकी दी जा रही थी, और चुप्पी साधने के लिए, मतलब चुप रहने के लिए, इस मामले को कानूनी रूप से ना उठाने के लिए दबाव बनाया जा रहा था। ये दो बड़े गंभीर मामले बनते हैं। तो वहां पर अपर्णा यादव पहुंची, लेकिन केजीएमयू की जो वाइस चांसलर हैं सोनिया नित्यानंद, उनको ये बात पसंद नहीं आई। उनके मुताबिक अपर्णा यादव ने इस पूरे मामले को पॉलिटिसाइज किया, और इसी वजह से जो वहां पर अपर्णा यादव एक तरफ और दूसरी तरफ जो सोनिया नित्यानंद है, अब दोनों के अपने अपने आरोप हैं। वाइस चांसलर जैसे पद को हासिल करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। हाँ, लेकिन इतनी बात तो जरूर है कि वहां तक पहुंचने के लिए आजकल का जो दौर है उसमें राजनीतिक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस आपको चाहिए। आपके पावर का एक हिस्सा ये होना चाहिए, तभी जाकर उतने बड़े और अहम पदों पर पहुंच बनाई जा सकती है। तो जाहिर सी बात है, जो सोनिया नित्यानंद है उनके पास ये अप्रोच तो होगा ही। अब सेकंड हिस्से पर आते हैं, जो है अपर्णा यादव से जुड़ा हुआ। अपर्णा यादव ने गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि वो जांच करने के लिए पहुंची थी, वो तो बस महिला आयोग की उपाध्यक्ष होने के नाते पूछताछ कर रही थी, लेकिन उनको परेशान किया गया। और परेशान कैसे किया गया? उन्होंने जो कहा है ये जानकर पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। उनका आरोप यह है कि वहां पर मौजूद कुछ प्रोफेसर्स, कुछ लोग जो वाइस चांसलर के इशारे पर, कुछ नॉन मेडिकल स्टाफ उनके ऊपर छिपकली फेंकने लगे। बहुत गंभीर आरोप है दोस्तों। अपर्णा यादव पर छिपकली फेंकने लगे। अपर्णा यादव इससे घबरा गई, और उसके बाद वहां पूरा बवाल हुआ। बवाल अपर्णा यादव ने नहीं शुरू किया था। हालांकि यूनिवर्सिटी कैंपस में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। जो टीम बनाई गई है वो इस बात की भी जांच करे। हालांकि जो सोनिया नित्यानंद है उन्होंने भी एक मामला शिकायत दर्ज कराई है अपर्णा यादव के खिलाफ। और अपर्णा यादव ने अभी कुछ दिनों पहले योगी से मुलाकात करने की तस्वीर सामने आई, तो अपर्णा यादव ने अंदर उनके साथ क्या हुआ पूरी बात बताई। अब इसमें दो पहलू निकल कर आ रहे हैं। यहां पर माना जा रहा है कि ये अहम का टकराव हो गया है दोनों के बीच। कौन बड़ा, किसका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बड़ा, ये सबसे बड़ा वहां पर सवाल खड़ा हो गया है। अब वापस हम रमीज के ऊपर लौटते हैं। रमीज जो कि इस पूरे मामले का मुख्य आरोपी है और 18 दिनों तक फरार रहा। पुलिस को आखिरकार उसे पकड़ने के लिए 50,000 रुपए का इनाम घोषित करना पड़ा। जानते हैं उसके खिलाफ कौन कौन से सबूत हाथ लगे हैं? पुलिस जांच में रमीज के नए मोबाइल फोन से पीएफआई, जिसको भारत में बैन कर दिया गया है, पीएफआई से लिंक सामने आया है। उसके बैंक खातों में विदेशी फंडिंग सामने आई है, और दिल्ली ब्लास्ट कनेक्शन के भी सबूत मिलने की खबरें आ रही हैं। ये सोर्सेस के हवाले से है। उसके खातों में लाखों ऐसे रुपए आए हैं जिनका लेन देन बहुत संदिग्ध माना जा रहा है। माना यह जा रहा है कि वो रुपए भारत के बाहर से आए हैं। अब सोचिए कि केजीएमयू में कोई मेडिकल स्टाफ, उसकी हाईएस्ट सैलरी कितनी होगी, लेकिन फिर भी अपनी सैलरी से, अपने कद से कई गुना ज्यादा बड़ा वो वकील कर रहा है, जिसकी लाखों में फीस है। रमीज ये वकील कर रहा है, और खबर ये आ रही है कि उसके इन वकीलों का जो सारा खर्चा आ रहा है वो पीएफआई जैसे प्रतिबंधित संगठनों के बड़े बड़े लोग दे रहे हैं। वो महंगे वकील कर रहे हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए, रमीज कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है, और सरकार हो या कोई और हो, किसी के लिए भी इतना आसान नहीं दिख रहा है कि रमीज को जाओ और पकड़ लो, वरना ये काम बहुत पहले हो गया होता केजीएमयू में। हमने मोडस ऑपरेंडी की बात की थी।
थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि मैं इस पर भी बताऊं, अपने दर्शकों को कुछ जानकारी दूं। रमीज के जब फैमिली के बारे में आप जानेंगे तो और हैरान रह जाएंगे। रमीज के फैमिली, रमीज मूल रूप से उत्तर प्रदेश के पीलीभीत का रहने वाला है। पीलीभीत में एक गांव है न्योरिया, वहां का रहने वाला है। उसके पिता का नाम है सलीमुद्दीन, मूल नाम सलीमुद्दीन है, और वो एमआर का काम करते थे। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर खटीमा में रहते हैं। मां का नाम खदीजा है, और पूरा परिवार रमीज का बहुत लंबे वक्त से धर्मांतरण के केस में, मतलब धर्मांतरण के मामले में, और कहा जाता है कि बहुत सालों से रमीज का जो पूरा परिवार है वो धर्मांतरण जैसे बड़े खेल खेल रहा है, बहुत बड़े बड़े खेल खेल रहा है। रमीज की पत्नी, उसकी पहली पत्नी का नाम डॉक्टर मानसी सक्सेना है, मतलब याद रखिएगा, यहां नोट करिएगा, हिंदू नाम मानसी सक्सेना, रमीज की पहली पत्नी, जो नोएडा उत्तर प्रदेश की रहने वाली है और आगरा मेडिकल कॉलेज की एक्स स्टूडेंट रह चुकी है। रमीज और मानसी की पहली मुलाकात आगरा में ही हुई थी। रमीज ने प्रेम जाल बिछाया, फंसाया, फिर शादी का झांसा दिया, धर्मांतरण करवाया, शादी की। फरवरी 2025 में पीलीभीत ले जाकर उसका जबरन धर्मांतरण हुआ। और इसी तरह की दूसरी घटना सितंबर 2025 में, यानी वो दूसरी शादी करने जा रहा था और मुस्लिम होकर हिंदू लड़की से शादी करने जा रहा था। अब देखिएगा, हमने आपको बताया रमीज के पिता पीलीभीत, मतलब रमीज का पूरा परिवार उत्तर प्रदेश के पीलीभीत का है, और उधम सिंह नगर में उसके पिता काम करते थे, और पूरा परिवार ऐसे ही धर्मांतरण के केस में जुड़ा रहा है। रमीज के पिता सलीमुद्दीन ने उसको टारगेट दिया था कि हिंदू लड़कियों को फंसाओ, उनका जबरन धर्मांतरण करवाओ और उनसे शादी करो। और टारगेट, उसके पिता ने भी 4 शादियां की थी, 4 शादियां, और 4 के चारों शादियां मैं बता देता हूं आपको। एक शादी जम्मू कश्मीर में हुई, दूसरी शादी पंजाब में हुई, तीसरी शादी उत्तराखंड में हुई, और चौथी शादी उत्तर प्रदेश में हुई। चारों शादियां जो रमीज के पिता सलीमुद्दीन ने की थी वो भी हिंदू लड़कियों से ही की थी, जिनमें कम से कम कहा जाता है कि 3 ऐसी शादियां थी जिसमें जबरन धर्मांतरण का मामला था, 3 शादियों में, और एक शादी मतलब दोनों परिवारों की सहमति से हुई थी। पहली शादी पंजाबी हिंदू महिला से 35 साल पहले हुई, दूसरी भी हिंदू से हुई। खदीजा, जिसका बेटा है रमीज, वो तीसरी पत्नी है। पीएफआई से गहरे ताल्लुक है पूरे परिवार के। संगठन ने, पीएफआई ने मतलब रमीज की फैमिली को 2 बार सम्मानित किया है। पुलिस ने सलीमुद्दीन और खदीजा को ठाकुरगंज अपार्टमेंट से गिरफ्तार किया है। अब रमीज को टास्क देने की बात जो आई, सलीमुद्दीन ने रमीज को हिंदू लड़कियों से शादी करके उनका धर्मांतरण करने का टास्क दिया था, और बिल्कुल अपने पिता के नक्शे कदम पर वो आगे बढ़ रहा था। मैंने आपको एक केस बताया कि आगरा में एक लड़की से मुलाकात होती है, सक्सेना से मुलाकात होती है, और वहां पर उसकी शादी हो जाती है। दोनों की शादी होती है, और शादी होने के बाद आपने देखा कि उसका भी धर्मांतरण कराया जा रहा है, मानसी सक्सेना का धर्मांतरण कराया जाता है। फरवरी 2025 में शादी होती है, और दूसरी जो पीड़िता है, जो केजीएमयू में काम करती थी, उससे सितंबर 2025 में मुलाकात होती है। शादी मतलब प्रेम जाल में फंसाया जाता है, फिर शादी करने से पहले धर्मांतरण का दबाव बनाया जाता है। लेकिन उसको पता चलता है कि भाई इसकी तो पहले भी शादी हो चुकी है और हिंदू लड़की से शादी हुई है। अब देखिए, जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि सलीमुद्दीन ने रमीज को हिंदू लड़कियों से शादी करके जबरन धर्मांतरण का पूरा मतलब एक तरीके से टास्क दिया था। दूसरी चीज, केजीएमयू की पीड़िता को दूसरी शादी का झांसा रमीज ने दिया, जबकि पहले से वो शादीशुदा था। यहां भी उसने अपराध किया। काजी सैयद जाहिद और गवाह शारिक, जो इस शादी में शरीक हो रहे थे, मतलब दूसरी शादी में शरीक होने वाले थे, जिनके बारे में डॉक्यूमेंट्स लगाए गए थे, वो भी फरार हैं। मतलब एक बहुत बड़ा सिलसिला चला इनका, बहुत लंबा चौड़ा सिलसिला चला। और उसके बाद रमीज ने बहुत ही मतलब सोची समझी साजिश के तहत, रणनीति के तहत पीड़िता को फंसाया, और फिर उसका जबरन धर्मांतरण करवाने की कोशिश की। तो ये पूरा उसका इतिहास रहा है। ऐसे में देखिए, कोई भी, चाहे वो अपर्णा यादव हो या कोई भी महिला, उसका विरोध करेगा। अब सोचिए कि एक ऐसे व्यक्ति को जो आदतन अपराधी है, जो ये मुहिम लेकर चल रहा है कि हिंदू लड़कियों से शादी करना है,
शादी करने से पहले प्रेम जाल में फंसाना है, उनको प्रेग्नेंट करना है, या उनको किसी तरह से ब्लैकमेल करने के लिए सारे संसाधन जुटाने हैं और उसके बाद उन पर जबरन धर्मांतरण करवाने का दबाव बनाना है। वो टारगेट लेकर चल रहा है। ये कोई ऐसा नहीं कि वो सचमुच प्रेम हो गया। वो एक मतलब आदतन साजिश करता है। वो साजिश कर रहा है हिंदू लड़कियों, हिंदू बेटियों के खिलाफ। तो अपर्णा यादव हो या कोई भी लीडर, खास तौर पर तब जब योगी आदित्यनाथ जैसे फायर ब्रांड हिंदू लीडर उत्तर प्रदेश चला रहे हों, इस तरह की घटना हो जाए, ये गंभीर सवाल खड़ा करता है। और ऐसे अपराधी को सोचिए, बचाने वाले लोग कौन थे। केजीएमयू में मैंने आपको शुरू में बताया कि प्रोफेसर विरोध कर रहे थे, रमेश के खिलाफ मत बोलो, आवाज मत उठाओ। नतीजा क्या हुआ, जिस पीड़िता ने आवाज उठाई वो अस्पताल तक नहीं जा पा रही है। तो ये सारा केस है। अभी जो कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट दे दी है मुख्यमंत्री को। यूनिवर्सिटी की कमेटी थी, उसने भी रिपोर्ट दी है। तो इन सारी चीजों पर एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं, लेकिन इतना जरूर है कि रमीज का बहुत बड़ा राजदार उसी केजीएमयू में बैठा हुआ है। और अपर्णा यादव का जो कैरेक्टर है, अपर्णा यादव अभी तक जिस हिसाब से लीडर रही हैं, वो कभी आप उनको कोई बवाल करते हुए नहीं देखेंगे। वो बोलती हैं, मुखर होकर बोलती हैं किसी टॉपिक पर। जब भी बोलती हैं, एक और उनमें खास बात है कि वो बहुत जुझारू महिला हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो अपर्णा यादव, मुझे नहीं लगता, देखिए ये मेरा पर्सनल ओपिनियन हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उन्होंने जाकर वहां पर कोई मेडिकल स्टाफ से मारपीट की होगी। खैर दर्शकों, हम आपके ऊपर अब छोड़ जाते हैं कि आपका क्या मानना है। हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, इसमें आपको दोषी कौन नजर आ रहा है।